अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आजकल हर किसी को परेशानी है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल कहाँ से लें, कैसे लें, क्या हो। पर पेट्रोल से भी ज़्यादा और कहीं ज़्यादा कीमती एक चीज़ है, वो है हमारा खून। और खून जो है वो इतना ज़्यादा वैल्यूबल होता है, और जब किसी की जान जा रही होती है और आपने जान बचानी होती है और आप जिस तरह जगह 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 जाके बेबस होके खून ढूंढ रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है हमारे इर्द गिर्द और हम किसी की मदद पैसों से नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन इस डिप्रेशन को भी मात देने का एक ही तरीका है, अगर आप किसी की मदद जो आपके पास है उससे कर सकें। और खून की अतिया से ज़्यादा क्या ही होगा कि आप किसी की जान बचा रहे हैं, किसी को उनकी उन लम्हों में उसको रेस्क्यू कर रहे हैं जब उसको सबसे ज़्यादा जो है वो आपके खून की ज़रूरत है। आज हम खून की डोनेशन, ब्लड डोनेशन के ऊपर भी बात करेंगे। कौन लोग दे सकते हैं, कौन लोग नहीं दे सकते, कितनी फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं, और किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो कहाँ कहाँ से खून को एक्वायर कर सकता है, साफ़ सुथरा खून, और जान बचा सकता है। खून के साथ साथ हम उस हालत की बात करेंगे जो सबसे सबसे ज़्यादा बेबस होती है, और वो तब होती है जब हमारा कोई अपना प्यारा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है, आईसीयू में होता है, वो अपनी एक एक सांस के लिए जो है वो तड़प रहा होता है, और हम पूरी तरह डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, भाई किसी तरह से अल्लाह के बाद अगर कोई है तो आप इसको बचा लें, और हमारी भी सांसें उनके साथ अटकी होती हैं। ये सबसे मुश्किल टाइम होता है। इस टाइम में हमने डॉक्टर के ऊपर रिलाय तो करना है, लेकिन किस तरह से सपोर्ट करना है, ना कि हम उसकी बिल्कुल जान का अजाब बन जाए और खुदा ना खास्ता कुछ भी हो तो हम जो है वो वायलेंस पे उतर आएँ। ये सब हमने नहीं करना। क्रिटिकल केयर क्या होता है, जब आपका कोई इंटेंसिव केयर आईसीयू में होता है तो वो कैसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने फॉलो करने, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन सब के ऊपर आज बड़ी ही डिटेल बात करेंगे। बहुत बहुत मशकूर हूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर फजली। थैंक यू सो मच, आप आए हैं हमारे पास। आप ब्लड डोनेशन पे भी काम कर रहे हैं, क्रिटिकल केयर आईसीयू में भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ आप पहला जो प्राइवेट सेक्टर का पेट स्कैन है वो भी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम शुरू करते हैं पहले ब्लड डोनेशन से, और उसके बाद बाकी बातों पे आएंगे। तो एक तो सब लोगों को ये बताइए कि हमारा जो ब्लड बैंक है उसके अंदर आपने मुझे बताया था कि जैसे एडिक्ट्स के खून है, अनहेल्दी लोगों के खून है, तो हेल्दी लोगों का ब्लड बैंक कैसा हो, कहाँ जाके खून दें, और कितनी ज़रूरत है हमारे यहाँ। यानी स्टेटिस्टिकली इस वक्त पाकिस्तान में जो ईयरली रिक्वायरमेंट है वो 48 लैक्स पर ईयर जो ब्लड बैग्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और जो जिन लोगों को रिक्वायर्ड है वो 48 लैक्स है, और उनको मिलने वाला जिन लोगों को मिलते हैं वो 32 लाख है। मतलब 66% लोगों को खून मिलता है। बाकी जो 33 to 34% है उन लोगों को खून मिलता ही नहीं है। अब जो 66% लोगों को खून मिलता है उनमें से भी 50% से ज़्यादा जिस तरह आपने जिक्र किया वो एडिक्ट लोग हैं, उनका खून मिलता है। ज़ाहिर बात है, जब हम किसी को कहते हैं कि आप जाके ब्लड अरेंज करें अपने प्यारे के लिए, तो वो जाके खून के लिए अपील करता है, तो वो कोशिश करता है कि ख़रीद ले, और वो जो खून आता है या वो जो इंजेक्शन लगाते हैं एडिक्ट लोग हैं उनसे लेते हैं, या उस बंदे से जो जिस तरह आपने पेट्रोल का जिक्र किया और बिजली के बिल का जिक्र किया, जो बहुत गरीब लोग होते हैं और जिनके घर में कुछ देने के लिए ना हो तो उनका खून आता है, जो कि अनसेफ है। मतलब जो 100 लोगों में खून मिलता है उनमें मोर देन 50% वो जो अनसेफ ब्लड है। तो वो ब्लड जो है, यानी मैं इस्लामाबाद का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन पेरिफेरी में अमूमन ऐसा होता है कि वो अनसेफ। तो हम कैसे, अगर किसी को खून चाहिए और वो जाके खून ख़रीद देता है, तो उसकी कौन सी स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है कि उसको पता हो कि ये खून जो है मेरे लिए फ़िट है भी कि नहीं। ये बेचारा पैसे दे दे, क्योंकि उस वक्त बेबस होता है, खून ख़रीद ले और लगा दे किसी एडिक्ट का या हेपेटाइटिस सी वाले का। तो इसका क्या है मैकेनिज्म? इस हवाले से रीजनल ब्लड सेंटर बनाए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए हैं, बहुत स्टैंडर्ड। पाकिस्तान में ये एक अच्छी चीज़ है कि गिलगित में भी आपको मिलेगा, सवात में भी मिलेगा रीजनल ब्लड सेंटर, उनके बड़े स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन जो सबसे पहली बात है ना वो ये है कि अनसेफ खून की तरफ लोग जाते क्यों हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सेफ ब्लड है ना वो लेस देन 10% लोग जो वॉलंटियर डोनर्स होते हैं, और पाकिस्तान के जो यूथ है उसमें यानी 64% यूथ है पाकिस्तान की आबादी का, और 55% लोग पाकिस्तान के फिट टू डोनेट, यानी वो आबादी है जो कि खून दे सकते हैं। ठीक है। और अगर ओनली 1%
ऑफ द पॉपुलेशन यानी रेगुलर ब्लड देना शुरू करें तो फिर ये जो अनसेफ ब्लड है उसकी तरफ कोई भी नहीं जाएगा। यानी 50 मोर देन 50% जो है वो अनसेफ ब्लड है, बाकी 40 अच्छा, से आप ये कह रहे हैं कि सेफ ब्लड हो, लेकिन सेफ ब्लड जो हम जितने भी हम हेल्दी लोग हैं, पहले तो आप ये बताइए कि हेल्दी कौन होता है, नंबर वन, कौन सी एज ग्रुप में होता है, कितनी फ्रीक्वेंटली दे सकता है, और कहाँ कहाँ जाके जितने भी हमारे लोग हैं जिनको आजकल ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, पर्पसफुल नहीं है, वो जाएं और खून दें और अपने बारे में अच्छा फील करें। सबसे पहली बात यह है कि एज जो है, कंसेंट का एज जो है वो 18 ईयर्स होता है। ठीक है। यानी जो बंदा इजाज़त दे सके, इजाज़त ज़रूरी होता है। तो 18 से 60 साल तक कोई भी बंदा जिसको कोई क्रॉनिक कोई बीमारी ना हो, दिल का मर्ज ना हो, HIV, कोई भी लाइफ में कोई इंजेक्शन न लगाया हो लाइफ में इंजेक्शन ना लगाया हो, अगर मतलब एक दफ़ा भी किसी ने इंजेक्शन लगाया है तो कौन सा इंजेक्शन? इंजेक्शन मतलब मैं एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। एडिक्शन मतलब कोई मंशियात का इस्तेमाल कभी भी ना किया हो। यस, मेरा मतलब वही जी, वो सोचेंगे दूसरा इंजेक्शन दूसरा इसलिए तो करें। खुद भी लगा। मंशियात का इस्तेमाल किसी भी सूरत में ना किया हो। जो IV एडिक्ट्स होते जी, हैं जिन्होंने इस तरह से वो लगाया होती है मंशियात। ठीक है। 60 साल तक के दरमियान एज में हो और ही फील्स फिट, यानी वो तका हुआ ना हो, बुखार ना हो उस टाइम पे। डायबिटिक और हार्ट पेशेंट? डायबिटिक में 2 किस्म के आते हैं, एक वो जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं वो नहीं दे सकते, और एक जो टेबलेट्स लेते हैं और उसका यानी शुगर कंट्रोल हो कि उसकी वजह से उसके गुर्दे खराब ना हुआ हो, हार्ट खराब ना हुआ, उसको कोई एंड ऑर्गन डैमेज ना हुआ हो, वो ब्लड और दिल के मर्ज वाले भी नहीं दे सकते। दिल के मर्ज वाले भी देखना होगा कि वो किससे गए, लेकिन बहरहाल बेटर कि वो डोनेट ना करें। तो सबसे फिट और हेल्दी वो हैं जो कि बेसिकली 18 साल से ऊपर हैं और उनका वजन कितना हो, मिनिमम वजन? 50 केजी। 50 केजी अगर किसी का वेट हो तो वो 450 ml जो एक बैग में आता है, 400 से 450 ml तक वो दे सकता है। अच्छा। अगर 45 हो और किसी बच्चे को, जिस तरह तिलिसीमिया के बच्चे होते हैं, तो 45 अगर वेट है और बाकी चीज़ें भी, यानी हीमोग्लोबिन लेवल भी 12.5 से ऊपर है, फिट भी है, तो वो भी डोनेट कर सकते हैं 350 ml। अच्छा, ये HP का आप जब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन मतलब आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स, खून की मिकदार के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, फौलाद कितना है, तो इसका नंबर कितना है नॉर्मल फॉर अ मैन एंड फॉर अ वुमन जो कि खून आराम से दे सकते हैं? दोनों के लिए जो है वो 12.5 यानी 12 से ऊपर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा। अगर 11 हो 10 हो तो फिर उसके लिए यानी एक तो बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, ठीक है, लेकिन रूटीन में इंडिकेटेड नहीं है कि वो ब्लड डोनेट करें। अच्छा, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली स्क्रीनिंग भी हो जाती है, वो हमें बता देते हैं कि हमारा HB कितना है, वो बता देते हैं कि हेपेटाइटिस B, C, HIV ये पॉजिटिव तो नहीं है। तो आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो फ्री में आपकी एक स्क्रीनिंग भी हो जाती है और एक अच्छा काम भी हो जाता है। जो स्क्रीनिंग आप थाउजेंड्स में करता है तो वो आपको फ्री में भी मिलता है, और ये खून जो है ये दोबारा बनता है 4 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर दोबारा ये खून बनता है, तो ये खून वैसे भी ज़ाया होना होता है। ठीक है। तो 4.5 यानी 450 मिलीलीटर का ब्लड अगर आप डोनेट करते हैं, मेल हर 3 मंथ्स के बाद डोनेट कर सकता है, फीमेल के लिए 4 मंथ्स होते हैं। तो ये आप इजीली डोनेट कर सकते हैं और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। यानी ये और कितना एक सिटिंग में आप कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? यानी 450 ml, वन यूनिट जो है, 1 यूनिट ऑफ ब्लड आप एक सिटिंग में कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि जाने से पहले, ब्लड देने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? पिया हुआ होना चाहिए, पानी वानी सारा सही होना चाहिए, ये सब थोड़ा बताइए क्योंकि लोग बेहोश होने होते हैं। हाँ, बेहोश क्यों होते हैं? अमूमन हम जाके ब्लड देते हैं और ब्लड के बाद फिर जूस पीते हैं। अच्छा, ब्लड से पहले पीना चाहिए। पहले 2 गिलास पानी पी लें, यानी वो तकरीबन 500 मिलीलीटर होता है, आधा लीटर हो जाता है, तो वो प्री लोड मतलब आपका अच्छा हो जाता है। और उसके बाद अगर 450 ml तक ब्लड देते हैं, अच्छा फिर उठना डायरेक्ट नहीं है, हाँ, फौरन नहीं खड़े फौरन नहीं होता, पहले थोड़ी सेल्फी वगैरह ले लो, लगा लो, फिर यानी डोनेटिंग ब्लड, ये अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, इससे प्रमोशन होती है, लोग भी इंस्पायर होते हैं बाकी। खास तौर पे ख़वातीन के लिए जो कि ब्लड डोनेट करने से बहुत कतराती है, तो यानी वो भी ब्लड दे सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है और कोई भी इस तरह मसला नहीं है। बस प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान या पीरियड्स के दौरान ना दे। 2 टाइप्स ऑफ डिफरिंग है ना, यानी एक तो परमानेंट नहीं दे सकते, ठीक है, और एक वो ये जो बीमार हो, हाँ, तो उसके लिए इंडिकेशंस है। आजकल तो हर एक बंदे के पास नेट है, फ़ौरन देखे कि मेरा टाइफाइड है, तो टाइफाइड अगर ट्रीट हो जाता है तो 28 दिन के बाद आप दे सकते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के दौरान यानी नहीं दे सकते, लैक्टेशन के बाद जो है फिर वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़वाइद भी तो हैं कि आपका जो कार्डियक लोड है, आपके दिल के ऊपर लोड है, वो कम हो जाता है, और फिर आपकी ब्लड की जो थिकनिंग है वो भी कम हो जाती है। हम ब्लड थिनर्स लेते हैं या हमें डर होता है कि खुदा ना खास्ता क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि ब्लड डोनेशन से आपका एक तो फ्रेश ब्लड बन रहा है और आपकी सर्कुलेशन बेटर हो रही है। जैसे जो कॉन्सेप्ट हिजामा का है वही ब्लड डोनेशन से भी यस, आपका हो जाता है, तो इस पे बात करिए। बिल्कुल। इसमें जी दो चीज़ें हैं, यानी हम लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं और मतलब जीते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें एक पुरसुकून ज़िंदगी मिले। हाँ, और पुरसुकून बंदा तब होता है जब आप किसी और की सुकून का बायस बने। बिल्कुल तो जब आप किसी को खून देते हैं ना, सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच रही है। बिल्कुल। और वन ठीक है, सेविंग वन मैन इज लाइक ये सेविंग आयत मैनकाइंड। है कि हाँ अगर आपने एक बंदे की ज़िंदगी, एक इंसान की, हाँ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, जी, तो आपने अगर एक बंदे की ज़िंदगी बचाई, गोया आपने पूरी इंसान, पूरी तो ये इंसान है। सेटिस्फेक्शन सबसे बिल्कुल। ज़्यादा तो रिवार्ड ये है। हाँ दूसरी बात ये है कि वो फ्रेश ब्लड फिर बन जाता है। ठीक है। बहुत से स्टडीज़ कहते हैं कि जो कार्डिक इवेंट्स होते हैं, जिस तरह आपने हाँ, हार्ट थिनर की अटैक बात की, वगैरह नहीं होता। हाँ, वो कम हो जाते हैं। तो ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और हीमोक्रोमेटोसिस जो है, इस तरह अच्छा, के जो इसमें आयरन थोड़ा सा लोड। आप ये बताइए ना कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ब्लड लेटिंग का वो था कि वो कट कराते थे और ब्लड को थोड़ा सा निकलने देते थे, या फिर कुछ लोग वो लीच थेरेपी भी होती थी और सारा कुछ। और जो हिजामा में भी बेसिकली कपिंग नहीं बल्कि ब्लड लेटिंग से वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल जाती हैं, जैसे गंदा खून निकल गया, एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आप इसमें ये बताइए कि अगर हम रेगुलरली ब्लड दे देते हैं एवरी 4 मंथ्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो भी ख़त्म हो जाता है, वो जो ओवरलोड या टॉक्सिसिटी हुई होती है। बिल्कुल, हाँ यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। और ज़ाहिर बात है, हमारा अकीदा भी है कि जो जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक है। लेकिन ये है कि इससे यकीनन फ्रेश हो जाता है ब्लड, क्योंकि वो ब्लड उसने तो वैसे भी ज़ाया होना होता है। ठीक है। तो अगर वो आपके किसी के काम आया तो वो न्यू ब्लड फिर बनना शुरू हो जाता है। तो वो साइकिल जो है वो चलता होता है। अच्छा, ये तो आपने बात की, चले पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुनो फ़हीम बोल रही हूँ जी, इस्लामाबाद कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एज यूजुअल बताइए कैसी हैं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अच्छा लगता है और क्वेश्चन करने का मौका मिलता जी, आपने कभी दिया है खून? है। नहीं, मैंने दिया नहीं है, आपको लगा लेकिन है खून? लगा भी है। और मैंने एक क्वेश्चन करना है जी डॉक्टर जी, साहब से पूछे। कि अगर बाज़ लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो या कुछ, तो कहते हैं ब्लड लेके रखने किसी भी वक्त काम आएगा, अच्छा, इमरजेंसी में ना। जी जी, तो वो लेके फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लेते हैं, वो कहते हैं हम किसी भी वक्त मांग सकते हैं। राइट। तो तो ऐसा हुआ है, तो वो कितनी देर तक इंसान रख सकता है? क्या वो ठीक रहता है? एक तो फ्रेश होता है अच्छा, और एक वो बोतल होती है, हाँ, वो लेके रख बहुत दें और फिर वो पर्टिनेंट किसी टाइम। क्वेश्चन है ये। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक जी यू, जी, बहुत शुक्रिया सुनने का। ब्लड स्टोरेज का ये कोई आम काम नहीं है कि बंदा घर में फ्रिज में ब्लड रखे ठीक आपने, है। क्योंकि ब्लड जो है तो एक फ्रेश ब्लड कुछ टाइम बाद उसमें से जो मुख्तलिफ, इसमें सिर्फ ब्लड नहीं होता ना, कोई कलर तो नहीं है। इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं, इसमें ठीक, प्लेटलेट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो वो फ्रेश ब्लड और 21 दिन के बाद का ब्लड, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ब्लड और उसके जो स्टोरेज का है अपना एक तरीका है, ब्लड बैंक्स होते हैं, उसके अपना ठीक है। स्टैंडर्ड है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि कोई नहीं, बंदा घर के अंदर ब्लड रखे। बिल्कुल। अलबत्ता अपने ब्लड का ग्रुप चेक करे, ब्लड का ग्रुप चेक करे, ठीक रूटीन है। स्क्रीनिंग करे। और यानी मैं डॉक्टर्स के लिए स्पेशली ये रिकमेंड करता हूँ कि वो ब्लड कोशिश करे कि वो ब्लड डोनेट न करे रूटीन में। ताकि वो अपनी इमरजेंसीज में हाँ, दे इन सके। केस ऑफ इमरजेंसी ना, तो वो फिर उस टाइम खुद ब्लड डोनेट करें और बिल्कुल। बैकअप के लिए रखे। तो इस तरह यानी अपने फ्रिज में ब्लड रखना ये कोई इंडिकेटेड नहीं। बिल्कुल। अलबत्ता ये बंदा होना आपको जहन में हो कि फ़ला बंदा जिसका नंबर है, ये उसका ब्लड ग्रुप ये है। मतलब आप बेसिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए या कोई ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए जहाँ पे सारे के सारे ब्लड डोनर्स मौजूद हों, और आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप लिखें कि भाई इस जगह पे यहाँ पे इस वक्त खून की इस ज़रूरत है, आप जाके इस दे दें। सिलसिले में हमने एक ब्लड डोनेशन सोसाइटी पाकिस्तान, उसका ठीक मैं है। प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, उसके बारे में ज़रूर बताइए हाँ, कि लोग कहाँ जाएं जब उनको खून चाहिए या फिर खून देना हो। तो उसके लिए ना हमने ये किया है कि वो 84 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे ठीक है। हैं, और फेसबुक और सोशल मीडिया को हम मेनली यूज़ ठीक, करते हैं। तो हमारे पास 42,000 एक्टिव ब्लड डोनर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो है चैरिटी के हवाले से बहुत काम बहुत किया काम जाता हो है। रहा है। उनको सिर्फ सेंट्रलाइज करना और ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जब भी अपील आती है तो लोग उनको फिर ब्लड डोनेट करते हैं। प्री उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी होती है, ठीक है। दोबारा तो भी करते हैं, लेकिन एक बंदे को पता होता है इस टाइम
मेरा 4 महीने पूरे हो गए हैं, मेरा बी पॉजिटिव ब्लड है, ठीक तो है, मैं स्टैंड बाई हो कि कहीं भी करीब ज़रूरत जगह होगी पे तो हो मैं तो चला इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। ब्लड डोनेट करूँगा। दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। ये तो आपने ब्लड डोनेशन के फ़वायद और कहाँ से लेना है ये सब सुन लिया। अब आते हैं जी क्रिटिकल केयर पे, जब एक्चुअली ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास आईसीयू में जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्सीडेंट केसेस हो गया, आपको अचानक कोई इस तरह के आपके ऑर्गन फेलियर हो गया, तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि पहले तो क्रिटिकल इमरजेंसीज कौन कौन सी हैं और उनको फ़ौरन कैसे डील करना है, कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं जहां ले जाया जा सकता है और कैसे डिले नहीं करनी ताकि आपकी जो ऐसे मोमेंट्स हैं उसमें जान बच सके। यकीनन यानी एक तो हमारा इमरजेंसी का मरीज़ कौन हाँ, सा होता है ना, हाँ, एक तो रूटीन हेडेक का मरीज़ यहाँ पे नहीं पेंस में वो अगर तो आप बर्डन देखें हाँ, तो जो एक्चुअल इमरजेंसी के मरीज़ होते हैं हाँ, उसके बजाय जो है वही मरीज़ आता है जिनमें 8 महीने से सर में दर्द है वो रात 8 बजे आ दैट जाते इज़ हैं नॉट ना, इमरजेंसी इमरजेंसी ओपीडी। नहीं है। हाँ, तो इमरजेंसी जो है वही है जो जिससे किसी की जान को ख़तरा हो या बहुत वो नाकाबिल बर्दाश्त उसको दर्द हो रहा हो, कहीं पे ठीक है, खून निकल रहा हो खून कहीं निकल से, रहा बेहोशी हो, आ रही हो। बेहोशी आ रही हो, ठीक तो है। वही इमरजेंसी। और इमरजेंसी एवरीवन नोज इमरजेंसी कि इमरजेंसी क्या है, जो आपको रात को नींद से जगाए। बिल्कुल ठीक है, जब रात 2 बजे कोई बंदा अस्पताल आता है इसका मतलब ये इमरजेंसी है। बिल्कुल लेकिन अगर कोई बंदा जो है 8 बजे चाय पीने आ जाता है और वो कहते हैं जी मेरे जी सर में दर्द यस आया मेरे बिल्कुल हाँ, तो मेरे ख्याल में एक तो ये करे कि आप रूटीन चीज़ों के लिए इमरजेंसी ना आया करें, ठीक है। क्योंकि वो जो एक्चुअल इमरजेंसी के जो वो मरीज बेचारे होते उन हैं वो लोगों का बेचारे हक मारा हक जाता है। मारा जाता है। जी दूसरी बात यह है कि यानी जहाँ तक आपने आईसीयू की बात की है तो इमरजेंसी फर्स्ट एक बंदा फेस करता है जब ट्रायज हाँ वहाँ से ट्रायज करके जो एंड पे जाता है फिर वो जो बहुत क्रिटिकल होता है वो फिर आईसीयू में जाता है। ठीक है। बहुत से आईसीयूज़ में ये होता है कि वहाँ के इवन डॉक्टर्स के जहन में ये बात है कि आईसीयू में जो है प्रोटोकॉल के पेशेंट जाते हैं। आईसीयू उन मरीज़ों के लिए है जहाँ पे मरीज़ की बचत डॉक्टर समझे कि ये मरीज़ बच सकता है। अच्छा और आईसीयू का बेड जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आईसीयू के बेड्स हमेशा कम ही होता है। ठीक है। फिर आपने वहाँ पे भी ट्रायज करना होता है कि मैंने किसको लेना है और किसको नहीं लेना। प्रायोरिटी प्रायोरिटी बेसिस पे एक अगर 20 साल का बच्चा है और उसको कैंसर है और पूरे वजूद में फैल चुका है तो उसको आईसीयू में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके मुकाबले में अगर एक 80 साल का बंदा है और उसको नमूनिया है तो वो बच सकता है। तो ये क्राइटेरिया जो है थोड़ा उसको तो ये अनफेयर। अच्छा लोग यहाँ पे ना आजकल बहुत ज़्यादा कम आधी स्टोरी देख के ना जज करना शुरू हो जाते हैं, तो बेसिकली लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये डॉक्टर डिसाइड करता है नॉट ऑन बेसिस कि वो कितने पैसे दे रहा है, कितना उसकी इन्फ्लुएंस है, बल्कि इसके कि उसकी जान बचने के कितने चांसेस हैं या आपके जो एफर्ट्स हैं वो कितनी हेल्प कर सकते हैं उनको। आप यकीन करें सब सुन रहे हैं कि हम डॉक्टर ना किस बात पे खुश होते हैं। रात को अगर मैं राउंड से घर जाता हूँ और एक पेशेंट है जिसका पेशाब रुक गया है हाँ तो हमें टेंशन होती है और सुबह आके जब हम पूछते हैं रात के डॉक्टर से और वो कहते हैं पेशाब आ गया है हाँ तो वो उस पे इतनी खुशी बहुत होती है ज़्यादा, कि ये बिल्कुल। उसका फेलियर से जो है अभी निकल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए मरीज ही सब कुछ होता है। हमने जो क्रिटिकल केयर का एरिया सेलेक्ट किया है कि इसका मतलब ये कि हमारी खुशी उस मरीज़ के साथ ही है। तो हो सकता है एक का दो का लोग हर शोबे में होते हैं लेकिन हमारा फोकस हमारा पेशेंट ही होता है। अच्छा अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि एक पेशेंट जो आईसीयू में होता है उसको क्या क्या लगा होता है, उसका क्या क्या मॉनिटर हो रहा होता है। उसके साथ हम बहुत सारे मॉनिटर्स देखते हैं, तो उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन, ये सारा कुछ, और साथ उसके सारे ऑर्गन्स जो फेल हुए होते हैं वो लगे होते हैं, जैसे वेंटिलेटर हो गया या कुछ भी और हो गया। तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा सा आप स्ट्रेस कीजिए कि एक आईसीयू एक दूसरे वार्ड से किस तरह से फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमर्शियल सेटअप्स ऐसों में चले जाते हैं जहाँ आईसीयू नहीं होता लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया होता है जस्ट टू कीप जनरेट मनी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर करें कि एक आईसीयू में क्या क्या होना चाहिए कि आपके पेशेंट अगर ज़रूरत है तो उसके पास क्या होना चाहिए। आईसीयू के दो ही मकासद है ना, एक तो स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट एंड यानी इंटेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट। ठीक है। और वहाँ पे जिस तरह आर्मी में एसएसजी होती है अच्छा इस तरह अस्पताल में जो है आईसीयू होती है कि वार्ड में नर्स जो है वो बेड हेड पे नहीं होती लेकिन वहाँ पे एक बेड पे एक नर्स या 2 बेड्स पे एक नर्स। और उस टाइम यानी हमारे आईसीयू तो इस तरह होता है कि हमारे मोबाइल में भी हम देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, किस वेंटिलेटर। तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उसमें वेंटिलेटर है, जाहिर बात है जिसका रिस्पायरेटरी सपोर्ट होता देखना है कि भाई वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब ब्लड प्रेशर शॉक में है,
तो उसके लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं। अच्छा। और जिस तरह आम तौर पे मिलीग्राम में चीज़ें मिलती है, हमारा माइक्रोग्राम पर मिनट पर इस तरह का बड़ा जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल देना है एनवायरनमेंट और एक होता है। डॉक्टर को वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है मौजूद होना होता है हर वक्त। हर वक्त एक डॉक्टर नहीं बल्कि 3-4 बहुत डॉक्टर सारे। होते हैं, ठीक 2 है। 4 5 नर्सेज होती है और एक टीम वर्क होता है पे हाँ। मुसलसल लगे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी है ना कि पेशेंट आईसीयू में होता है और पूरे जो विजिटर्स हैं वो अंदर जा रहे होते हैं और वो फोर्स करके कॉल करवा के अंदर चले जाते हैं। आप थोड़ा सा हमारे यहाँ लोगों को ये एजुकेट ज़रूर कीजिए कि आईसीयू में हर बंदा क्रिटिकल है, आपको आने की इजाज़त अगर नहीं है तो फॉर अ रीज़न नहीं है, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है और उसकी डिस्टर्बेंस और दूसरों की डिस्टर्बेंस क्या है। आप यकीन करें कि जो लोग आईसीयू में अपने पेशेंट के पास आ जाते हैं, तो यानी वो बाहर से एनवायरनमेंट से बहुत उनको सारे वो ट्रेन तो जरासीम ले नहीं आते होते हैं ना, हैं। वो हाँ। बहुत से जरासीम ले आते हैं। और बहुत से जरासीम वो आईसीयू में एक मरीज जब आता है तो उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जरासीम मौजूद होते हैं इस एनवायरनमेंट के ऑलरेडी। अंदर। हाँ। तो वो ये उठाकर अपने बच्चे से भी मिलते हैं, तो वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये जो अंदर नहीं छोड़ते या कंट्रोल होता हाँ। है, या हम छोड़ते भी जब ज़रूरत होती है तो उसको फिर गाइड करते हैं कि आपने जी है ग्लव्स पहनने हैं, हाँ। अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, आप मरीज़ को टच नहीं करना होता। तो वो फॉर द रीज़न होता है, ये नहीं है कि हमें खामखा कर रहे वो हैं बंदा पसंद नहीं है कि वो आप ना आ जाए। बिल्कुल। और जो रिश्तेदार आते हैं तो हाँ। उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि बजाय इसके कि वहाँ पे वो हीरो बन जाते हैं अक्सर डॉक्टरों हाँ। के साथ मारकटाई करके और बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा करके, उसके बजाय आप उस बंदे को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें उसको, बिल्कुल। ताकि हाँ। उसके आईसीयू में एक मरीज जब होता है ना, एवरेज जो लोग होते हैं वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि 30-40 बहुत दिन ज़्यादा आईसीयू में महंगा रहता है। पड़ता है। नॉर्मल आईसीयू का भी खर्चा जो है 40-50 हज़ार पर डे से कम नहीं होता। तो बजाय इसके कि आप आए उसको मिलने के लिए, आप हेल्प करना ही चाहते हैं तो कुछ पैसे भेज दें ताकि उसका सस्टेनेंस ही हो जाए या उसके पीछे घर की टेंशन हो उसको सके। उसको दे दे। हाँ। डॉक्टर्स तो आपसे कोई भी नहीं नहीं, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर, वही मैं कह रही हूँ कि बजाय इसके क्या लोग क्या करते हैं, वो मेहमान बन के आ जाते हैं और मजीद बर्डन डाल देते हैं उस फैमिली के ऊपर जो ऑलरेडी इससे जूझ रही बहुत होती दफ़ा है। अस्पताल में जो मरीज के साथ उसके अटेंडेंट आते हैं ना, आप उसने कारकर्दगी दिखानी होती है। हाँ। एक तो होता है ना जो उसका बाप हो, भाई हो, हाँ। एक जो पड़ोसी आते हैं ना, या गांव का काउंसलर साहब आता है या कोई भी हो, तो उसका टारगेट ये होता है किसी तरीके से लड़े। ठीक है जी। तो वो अभी एबटाबाद में एक वाक़या हुआ था, कल आपने वीडियो देखी होगी, वो फीमेल डॉक्टर्स को इतना हरासा किया गया वहाँ पे, सिक्योरिटी का तो निज़ाम नहीं है, तो वो बेचारे डरते हैं कि हम मरीज़ का इलाज करें या उनके अटेंडेंट को और जो है इसमें थोड़ा काउंसल सा आप करें। ये भी बता दें कि जब आईसीयू में कोई पहुंचता है, स्पेशली हमारे यहाँ, तो वो काफ़ी लेट स्टेजेस पे भी पहुंचता है। उसके ऑर्गन्स, मतलब उसके गुर्दे या जिगर या दिल या जो भी चीज़ है जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती है, वो फेल हो चुकी होती है। तो इसमें डेथ के चांसेस भी काफ़ी होते हैं और ये हमेशा नेग्लिजेंस की वजह से नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है ना, वो सोचते हैं हम तो आईसीयू ले आए थे, अब ये मर गया तो ये डॉक्टर की गलती है। और फिर देखो, अगर ये गारंटी हम देते ना तो हमारे प्यारे कभी न मरते। सही बात है, हम मतलब अपने लोगों को तो मेरे अपने हमेशा सेव ख़ानदान करते हैं। के बहुत से लोग जो है हमने देखे हैं कि गवाह हमारे दिए। सामने मर रहे हैं। मैं इंटेंसिविस्ट हूँ, मैं तो उनको नहीं बचा सकता, बिल्कुल। मैं खुद को नहीं बचा सकता। हम किसी अपने को भी नहीं डॉक्टर्स बचा- को, इसी पेम्स के हाँ। अंदर हमारे डॉक्टर्स थे, कितने हमारे ठीक है, डॉक्टर्स मैं हमने खुद उसको जो आईसीयू को एडमिनिस्ट्रेटिवली लीड कर रहे थे, वही बंदा इसको मैं खुद इंटीबेट कर रहा हूँ और वो बेचारा जो है उसकी डेथ हो जाती है। हम नहीं बचा सकते, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितना हमारे पास एक्सपर्टी है, बिल्कुल। उसको यूटिलाइज करके हम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो ट्यूब्स होती हैं, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब यहाँ पे जो डालते हैं, या सीवीपी लाइन जो सेंट्रल लाइन डालते हैं, या कैथेटर डला हुआ होता है लोगों को, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, निमोनिया वगैरह भी होता है, साथ दूसरा ब्लड के सेप्सिस वगैरह हो जाता है या कुछ भी। तो इन इन्फेक्शंस को, या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम कहते हैं, बहुत देर वहाँ पे पड़े होते हैं, उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, या अगर कोई बंदा आपका आईसीयू में है तो उसकी क्या प्रिकॉशंस एंड केयर है? बहुत ज़रूरी है ये, ख़ास तौर पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये बाकायदा हम ट्रेनिंग भी इसके ऊपर, डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, तो आईसीयू में मेजर जो 4 बड़े इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें होता है ये, एक तो ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, एक होता है क्लेप्सी जो क्लिप्सेला, नहीं क्लेप्सी जिसको कहते हैं, अच्छा, सेंट्रल हाँ, लाइन क्लेप्सी, से सेंट्रल होता लाइन। है, और कार्टी राइट। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी जी। ट्रैक इन्फेक्शंस जो होता है, ये बहुत ज़्यादा है। और आईसीयू के स्टाफ की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि आपने किस चीज़ को किस तरह डील करना है। तो उसमें जो मेजर चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, टेक होम मैसेज जिसको आप कह सकते हैं, वो है हैंड हाइजीन। ठीक है। यानी एक मरीज से जब दूसरे मरीज भी, हमारे यहाँ ये है कि एक पेशेंट्स होता है और एक नर्स 2-3 पेशेंट्स को देखती है, तो एक बेड से जब वो दूसरे बेड पे तो पूरा जाती है चेंज करें। तो
वहाँ पे ज़रूरी है कि बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर, यानी दूसरे पेशेंट जाने से पहले हैंड हाइजीन को अपने रिफ्लेक्सेस बना दें। ठीक है। तो हमने अभी एक आईसीयू है सवात में, उसमें ये अडॉप्ट किया था और बड़े बहुत कम हो गए इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस ना। बहुत ज़्यादा अच्छा, कम हो हमारे गए यहाँ इसका। क्यों है ये टेंडेंसी कि हम जब कोई रूल इम्पोज करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे रूल की खातिर रूल है और उसको तोड़ के बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हाँ हमने तो फॉलो नहीं नहीं, किया, सो व्हाट। हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना। यानी अगर आप किसी को पिस्टल से मारते हैं तो उसको आप कत्ल कहते हैं, हाँ लेकिन अगर आप किसी को जरासीम देते हैं तो कत्ल तो नहीं वो भी कहते। कत्ल है, बिल्कुल। मर नहीं होता है वैसे ही ना। जैसे आप किसी की घर से चीज उठाओ तो चोरी है और किसी का हक मारो तो भी चोरी है। हाँ। तो हमें ये एहसास नहीं होता कि गोली से जो गोली मारेगा ना तो ये तो कत्ल है, लेकिन अगर मैं किसी और के जरासीम अपने हाथ न धोने की वजह से, न साफ करने की तो वजह डॉक्टर से। साहब इसमें थोड़ा सा ये भी बताइए लोगों को कि जब वो जगह जगह चूज करते हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक या सेटिंग, बहुत सारे क्वैक्स भी ऐसे बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग जो कि यूज्ड सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड कैथीटर्स, यूज्ड चीज़ें, तो उनका उसके ऊपर भी स्ट्रेस कीजिए कि आपके सामने आप देखें कि वो क्या खोल रहे हैं और क्या लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा अलमिया है और ये हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है उनको इस पे, यानी वो डॉक्टरों के ऊपर तो बड़े तेज़ी से आते हैं, हाँ, लेकिन जी क्वैक्स पे नहीं आते। क्वेक्स भी नहीं आते। और क्वेक्स जो है ना वो डॉक्टर्स का नाम यूज़ करते हैं। बिल्कुल अक्सर जो हमें गालियाँ पड़ती है वो क्वेक्स की वजह से जी पड़ती जी है। बिल्कुल पड़ती है। इवन एक अस्पताल में मैं था तो वहाँ मुझे पर्ची आ गई तो पता चला कि जो बंदा सरकारी अस्पताल में जो दरवाजे पे खड़ा होता है ये उसका पेशेंट हाँ, आ और रहा है। आप कभी कभी डिग्रीज देखा करें, जिस डॉक्टर के आगे HRMC FCTU हाँ उसका तो मैं उसको बताती हूँ यार, खुदा के लिए पूरी अल्फाबेट लिखी हुई है, बस गूगल इट। अब तो आप गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज इट। पीएमडीसी से सीधा देख ले कि ये बंदा रजिस्टर्ड है यहाँ पे बिल्कुल। कि नहीं रजिस्टर्ड। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, बर्न पेशेंट्स, बर्न एक बड़ी क्रिटिकल इमरजेंसी है, तो बर्न पेशेंट या जो जले का मरीज होता है उसको हम कैसे डिसाइड करें कि ये कितना क्रिटिकल है, किस लेवल पे हमने हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्या प्रिकॉशंस है और क्या उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट है? बर्न पेशेंट जो है, एक तो उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल, यानी वो ABC वगैरह, यानी उसको बर्न से हटाना, ठीक है। उसको कोल रखना, अगर कोई वहाँ पे बंदा है उसको IV लाइन फ्लूइड देना होता है। ठीक है, ये शॉक बर्न के में रहता है। पेशेंट जो है वो उसका जो सीवियरिटी है वो उसके कितना डेप्थ है और कितना एरिया जो है वो बर्न कवर्ड है, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम तो शायद उसको इतना मसला ना हो, लेकिन बर्न्स के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बर्न के सिर्फ यहाँ पे इस्लामाबाद में बर्न सेंटर है, पिम्स में ही है, कारिया खाली में है और मेरे ख्याल में पेशावर में भी है, लेकिन उस लेवल के जो है नहीं है। सेंटर्स नहीं है। तो बर्न में आप देख लें उस टाइम आपको सही बंदा सही लगा होगा, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं और प्लाज्मा लॉस हो जाता है, फिर बहुत से इन्फेक्शन होते हैं। ये जो स्किन है ये बहुत से इन्फेक्शन को रोकता है, बैरियर होती है। वो बैरियर ख़त्म हो जाता है। तो बर्न के पेशेंट जो है वो स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट है और उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आप उसको घर पे ट्रीट करने की कोशिश ना करें और फौरन पहले हॉस्पिटल ले जाके वो असेस डिपेंड करा करते हैं ना, देना अगर कि सिर्फ छोटा मोटा बर्न ना छोटा हो, बर्न बड़ा। हुआ है 1-2 हाँ। इंच का तो वो तो कोई लेकिन इशू नहीं है। स्पेशली अगर छाला बन जाता है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि खुद से सुई से उसको फोड़ रहे नहीं होते नहीं हैं, नहीं, हाथों से फोड़ रहे होते सुई हैं। तो गंदा होती है हाँ, और उससे गंदी टेटनस होती भी हो सकता है, टेटनस तशन्नुज भी। जिसको उर्दू में जी। कहते हैं। तो बिल्कुल। आप वो मतलब इस टाइम तो पुराने दौर में तो डॉक्टर्स कम थे, अब तो हर जगह हर गली मोहल्ले में डॉक्टर है, एक्सेसिबिलिटी है, व्हाट्सअप है। मुझे तो ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि हम क्या करें, और मैं तो मशवरे देता हूँ कि इस डॉक्टर के पास जाए, इस अस्पताल में आप जाए। हाँ, लेकिन इस- पहले ही अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में चले जाएं तो बेहतर है, बजाय इसके कि लोग क्या करते हैं बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पहले कहीं फिर कहीं जाके एंड में जब सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है तब जाके किसी हॉस्पिटल में पहुंचते फिर हैं। हाँ, डॉक्टर की गफलत की वजह से फिर मसला हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, वो लोग फिर कहते हैं ना डॉक्टर की गफलत हो गई। हाँ तो ये है कि आप टाइम पे जाए और अपने पेशेंट को जो है डॉक्टर के पास ले जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्रिटिकल केयर हम कह रहे थे और उसमें आईसीयू में पेशेंट होता है तो वो हिलता जुलता भी नहीं है, तो ये जो प्रेशर सोर्स हैं, बेड सोर्स हैं, ज़ख़म जो बन जाते हैं, उनका भी बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये अटेंडेंट को क्या करना चाहिए, या फिर जो उसके साथ हो कि वो उसको ये बेड सोर्स वगैरह ना हो, उसकी हिलना जुलना, क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें भी लगी होती हैं, फिर भी उसकी मूवमेंट इसका अपना यानी एक तो होता है, एक बेड होता है ना, वाटर बेड। जी जी यकीनन। और दूसरी बात ये एयर है बेड कि भी होता है। एयर बेड हाँ, होता एयर है, बेड। और दूसरी बात ये है कि उसको नर्सिंग स्टाफ जो है उसको टाइम टू टाइम उसको पोजीशन चेंज करना।
ठीक ये है। बहुत ज़रूरी तो होता है। आप ये थोड़ा सा बताएंगे, जो घर में भी लोग होते हैं, जिनके घरों में भी ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको या तो कैथेटर लगा होता है या लाइन लगी होती है या फिर उनको मूव करना होता है, तो उनको भी थोड़ा बताइए कि एक तो उनको मूव कैसे करना है, वो कौन सी चीज़ें हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो वो करें, और दूसरा जैसे हमें सिखाया था मेडिकल कॉलेज में कि बैक पे आपने टैपिंग करनी है उनको बिठा के। यानी तो फिजियोथेरेपी की बात की आपने कि नॉट उसके एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाती है, जो जनरल केयर ऑफ अ केयर जनरल टेकर। जनरल केयर ये है कि आप उसको वो फिजियो दे जो आपको ठीक, समझ आती है। ठीक है। आजकल तो यूट्यूब पे भी देख ले हाँ। कि इस पेशेंट को क्या देना होता है। यानी वो जब एक पेशेंट है जो पैरालाइज पेशेंट पड़ा होता है तो उसके बेड सोर बनने होते हैं, और जिस जगह को आप खुश्क न रखें और वो मुसलसल एक हार्ड सरफेस पे रहता है तो प्रेशर वहाँ पे पे प्रेशर बनते। ठीक तो पोजीशन को चेंज करना ठीक। और उसके पाँव को लिम्स को एक्सरसाइज देना, और ऐसे ऐसे उसको यस करवाना है, बिल्कुल, ठीक और है, हाथ यूं को और पाँव को ठीक है। साथ में जो आप कह रही ये चेस्ट का है क्या, बिठा कर उसको बिठा पीछे कर उसको टैप कर ले करना है। ताकि वो जो सिक्रीशंस है जो अनकॉन्शियस पेशेंट अमूमन होता है उसमें वो सिक्रीशन नीचे रह बिल्कुल। जाते हैं, तो उसको वो जो है। अच्छा, और एक और भी काम करते हैं ना, वो इस तरह से लिटाते हैं, तो आप थोड़ा सा उनको ये भी बताइए कि किस तरह बिल्कुल सपाट नहीं लिटाना, हाँ थोड़ा बिल्कुल, सा आपने यकीनन एलिवेटेड रखना है। ये वैसे भी इमरजेंसी की भी बात है कि अगर हाँ। आपके सामने कोई भी मरीज जो है बेहोश हो, हाँ, तो उस बेहोश मरीज रास्ते में पड़ा हो तो उसको साइड पे कर ले, साइड पे साइड पे इस कर ले, तरह से। साइड पे कर ले, देख ले अगर उसका कोई यहाँ पे जख्म है तो बड़ा, अगर यहाँ पे हाँ, नहीं है नहीं इंजरी तो सर्वाइकल इंजरी ना हो, तो आप इसको साइड पे कर लें ताकि वो जो जितना भी जारी खून है बात वो अंदर ना जाए। वो लंग के अंदर न जाए, एस्पायरेशन नमूनिया ना हो जाए, तो उसको भी। और जो पेशेंट इस तरह पैरालाइज होते हैं उनके डाइट के हवाले से भी डाइटिशियन से हेल्प ले ले, नहीं है तो इंटरनेट से हेल्प ले ले कि इसको आपने खाने में क्या खिलाना है। एक पेशेंट रहा था हमारे पास 523 डेज, ओह माय गॉड। ये पेम्स हॉस्पिटल में था, अच्छा, और उसको हमने उसके अटेंडेंट को अलाउ किया था अच्छा, क्योंकि ये मिंडी का पेशेंट जाहिर है था। वो उसको, हाँ। उसका ये था कि 523 दिन में एक बेड सोर नहीं बना था, वाह, ये कितनी रिकॉर्ड है, अच्छी बात क्योंकि है। उसका इतना ख्याल रखा गया। अच्छा, तो ये फ़र्ज़ नहीं है कि बेड सोर खामखा बने, हाँ अगर आप केयर करेंगे बिल्कुल। तो बेड सोर नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें जो शावर देते हैं या स्पॉन्जिंग करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने अपने पेशेंट को साफ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो इससे भी बहुत इन्फेक्शन होते हैं ना कि वो कहते हैं कि नहा धो तो सकते नहीं, तो वो बिल्कुल ना उनको ड्राई शैम्पू करते हैं, ना ना स्पॉन्ज ड्राई करते नहीं, हैं, ना हम तो उनके मतलब हमारे बाल नर्सिंग धोते स्टाफ जो है वो बाकायदा उनके बाल धोते धोते हैं, हैं तरीके से। आप उसको जिस तरह नहलाते हैं इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल तो वेट चीज़ों को यूज़ करें हाँ। और एंटीसेप्टिक भी यूज़ करें, बिल्कुल। तो उसको उसकी सफाई तो ज़रूरी होती है। इस हाँ, तरह तो दांतों की सफाई, मुंह की सफाई, मुंह की सफाई बहुत मुंह की ज़रूरी है। सफाई तो हाँ, बहुत मुंह की ज़रूरी ज़रूरी है, बहुत नहीं तो हमारे यहाँ नहीं स्ट्रेस करते ना, जैसे अगर पैम्पर भी पहनाया हुआ है तो उसको पहनाए रखते हैं, चेंज नहीं करते फ्रीक्वेंटली ड्यू टू एक्सपेंस या व्हाटसोएवर, तो आप थोड़ा सा इनको सजेशंस एक्सपेंस देंगे। नहीं, केयरलेसनेस की वजह से, केयरलेसनेस, सुस्ती। सुस्ती की वजह से। इसका अपना प्रोटोकॉल है कि आपने दिन में कितनी दफ़ा पेम्पर देखना है और उसको साफ खुश्क रखना। मैं कहता हूँ कि जो पैरालाइज पेशेंट है उसकी 3 चीज़ें हैं, हाँ, उसके खुराक का ख्याल रखना, ठीक उसको खुश्क रखना और उसको एक्सरसाइज देना। ठीक है। ये 3 चीज़ करेंगे तो पेशेंट को कोई कम्प्लिकेशन नहीं होगा। बेड सोर एक दफ़ा बनते हैं तो वो इतना बड़ा कम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा जो है हमने देखा है कि जो पैरालाइज पेशेंट है, क्योंकि पैरालाइज पेशेंट आपको ये तो नहीं कह सकते आईसीयू का पेशेंट कि वो कहे कि मुझे इतना खाना चाहिए, हाँ, आपने कैलकुलेट करके उसको खाना जो है बैलेंस कैलोरीज डाइट और देना, सारा कुछ। कैलोरीज को कैलकुलेट करके वो देना होता है। और एक्सरसाइज, इस तरह के पाव अगर उसके इमोबलाइज हो तो वो डिसयूज़ होता है, और जाहिर बात है वो जो खून जम जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म टाइप की चीज़ें जितनी भी है वो भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो क्रिटिकल केयर में जो इन्फेक्शंस होते हैं, मोस्ट कॉमन कौन से इन्फेक्शंस हैं, और उसके लिए जो एंटीबायोटिक कवर होता है उसको किस तरह स्पेसिफिक होना ज़रूरी है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारे पास जितने भी ये भी मैं वो जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स है, नर्सेज है या पैरामेडिक्स है जो वो करते हैं वहाँ पे, हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं ना, रेजिस्टेंट 10 दिन मेरोपेनिम दिए है उनको। तो रेजिस्टेंट, यानी आपने पहले से तोप का फायर किया है, हाँ, तो फिर आप क्या अब मेरे इस्तेमाल- पास जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कोई भी, जब हम क्या करें इसके साथ। रेजिस्टेंट हो तो चुका खुदा के लिए जिस बंदे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत न हो तो एंटीबायोटिक न दे। यानी हमने एंटीबायोटिक ना पानी की तरह बहा रहे हैं, बिला वजह दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर बहुत आपने डिटेल बात करनी है। कल बल्कि मुझे एक कॉल भी आई थी बीबीसी की तरफ से, वो लोग भी इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो बता रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स इन पाकिस्तान जो है ना, उसका इतना ज़्यादा ओवर यूज़ है। वहाँ पे तो आप देखिए काउंटर पे मिलती नहीं, बहुत नेसेसरी ना हो तब तक नहीं लिखी जाती। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ा लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, नॉट जस्ट वन।
तो थोड़ा सा आप ये लोगों को बताइए कि इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है, एक तो बैक्टीरियल ही हो, फंगल या वायरल भी हो सकता है, दूसरा कोई और इशू भी हो सकता है, और फिर एंटीबायोटिक्स को रिपीटेडली देना, बच्चों में देना और बड़ों में भी सबसे स्ट्रॉन्ग पहले दे देना, इसके जितने भी नुकसान आते हैं इनको प्लीज़ स्ट्रेस कीजिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ही है जो नज़र आ रहा है अभी, और वार्न कर रहे हैं, WHO भी, CDC भी वार्न कर रहे हैं कि एक दिन आ रहा है कि आपके सामने मरीज बैक्टीरिया से मर रहा होगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा क्या करें। यानी आप यकीन करें कोलिस्टिन जो कोलोमाइसिन है हम यूज़ करते हैं ICU में, उसके भी रेजिस्टेंट आए 3-4, तो उसके भी उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक पूरी दुनिया में नहीं काम नहीं कर, वो फिर आप कम्बिनेशन की तरफ गए हुए हैं। और सिर्फ कोलिस्टिन की जो कीमत है ना, वो अगर एक पेशेंट को आप लगाते तो 1.5 लाख से कम नहीं है। तो वो बैक्टीरिया जो कभी अगमेंटिन से मरता था, अब वो कोलिस्टिन से नहीं मर रहा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप, हाँ, क्यों कि हमने अगमेंटिन पे अगमेंटिन दिया, मतलब हमने ऐसा मेरोपेनेम, अगमेंटिन तो हम बहुत देते हैं ना, हर छोटी सी सारे जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्ट्रान इतना खूबसूरत ड्रग था। हाँ, लेकिन सिप्ट्रान अब फिर ठीक हो गया। हाँ, ठीक इसलिए हुआ कि उसका इस्तेमाल खत्म हुआ था। क्योंकि ये जो आप ड्रग दे रहे हैं ना, ये ड्रग एक इंसान के अंदर तो जाता है लेकिन ये इन्वायरमेंट के अंदर भी होता है। बिल्कुल। और बैक्टीरिया उसके साथ अडॉप्ट करता है, अपनी शक्ल चेंज करता है, वो दवाई उसके ऊपर फिर असर नहीं करता। तो इसलिए जितने भी प्रैक्टिशनर्स है खसूसी तौर पे, वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे कोविड में क्या हुआ है, कोविड एक डिजीज़ थी जो वायरल डिजीज़ थी, और उसमें हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन, हाँ, बस एजिथ्रोमाइसिन की तो ओवरडोज दे दे। और मुझे याद है एक पेशेंट था जिसको जो कोई कंपनी का वो था, मेडिसिन की कंपनी थी उसकी, और उसको हम दवाई कुछ और लिखते थे और सुबह उसका बेटा उसको मेरोपेनिम लगाता था। तो हम क्या, बस मैं समझा कि मैं वाहिद पेशेंट था जो मैं थक गया कि यार न दे उसको, कोई ज़रूरत नहीं है। और जब कल्चर आया फिर वो रेजिस्टेंट था। तो हमारे रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। तो इसका रेशनल यूज़ करें जब जहाँ पे ज़रूरत हो। अगर हम जहाज को पिस्टल से मारेंगे, एग्जांपल इसलिए देता हूं, बिल्कुल सही बात तो है, वो नहीं गिरेगा। तो जब वाकई कुछ होगा तो हम नहीं मार पाएंगे। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया है एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करने का, और वो खुश भी नहीं होते जब तक आप उनको बहुत सारी मेडिसिन का एक कॉकटेल ना दे दो। वो कहते हैं ये तो फजूल डॉक्टर है, ना इसने टेस्ट लिखे, ना इसने मेडिसिन लिखी है, इसने तो मुझे कहा है मुझे कुछ है ही नहीं। तो ये जो आइडियोलॉजी है हमारे यहाँ, इसलिए हमारी प्रैक्टिस में, जहाँ वो बहुत खुश होते हैं अगर डॉक्टर उनको कहे आपको ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सारा कुछ ले लें। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रूर बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट माइंडसेट है। हमारे लोग जो है ना वो डायरेक्ट रिजल्ट मांगते हैं ना, हाँ, फौरन, तो आप फौरन थोड़ी पैम्परिंग भी मांगते हैं बीमारी के साथ। हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है, जैसे मैंने देखा है अब्रॉड, ये टेंडेंसी है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम फिट हैं, दे फील हैप्पी इन दिस। वो बीमार भी हों तो वो आपको कहते हैं हम फिट हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना ये बहुत इंजॉय करती हैं, स्पेशली ख़वातीन, बुज़ुर्ग, ये बहुत इंजॉय करते हैं कि हम बीमार हैं, फॉर सम काइंड ऑफ अटेंशन सीकिंग एज वेल। तो ये बताइए। यकीनन जब आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाए और उससे ना पूरी तफसील से अपना मुद्दा बयान करें कि आपको मसला क्या है। हमारे लोग जाते हैं क्वेक के पास, क्वेक क्या करता है, स्टीरॉयड को और एनाल्जेसिक्स को, इसको इकट्ठा करके। मैं एक जगह 2012 में था, तो वहाँ पे एक शख्स आया, वो मैं OPD में था, तो मुझे कह रहा था मुझे ये पलते दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मैं परेशान हुआ, मैंने कहा कोई मरज़ है? कहते नहीं, आप मेरे ख्याल में न्यू आए हो। तो वो चला गया। बाद में पता चला कि ये इस जगह का हकीम साहब है। अच्छा। ये रोज़ाना आता है साथ के साथ OPDs में जाके ये सिप्ट्रान, ये स्टीरॉयड्स, ये इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। फिर एक कैप्सूल का खाली कैप्सूल मिलते हैं बाजार, उसके अंदर भर देते हैं। जब वो कहते हैं जी, कोई कहता है मेरे सर में दर्द है, वो वन फॉर ऑल हकीकत में वो तो काम करता है। जाहिर है उसमें सारा कुछ होगा तो कोई ना कोई चीज तो काम करी जाएगी, उस टाइम ना? तो काम करता है। लेकिन गुर्दे उसके फिर बाद में जो नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, जो आपके पास डोमेस्टिक हेल्प भी होती है, वो मैं घर में होती हूँ, डॉक्टर हूँ सारा कुछ, लेकिन वो जाती है ना कहीं पे अपना इलाज कराने, तो मैं कहती हूँ ये क्या तुमने कराया ना वहाँ पे? नहीं, वो डॉक्टर जो टीका लगाता है ना, मैं फ़ौरन ठीक हो जाती हूँ। मैंने कहा वो वाकई तुम्हें टीका ही लगा रहा है। हमारा मसला ये है डॉक्टरों का कि PMDC वाले मान गए कि हम डॉक्टर है, घर वाले नहीं मान। नहीं, और वो नहीं, वो टीका जो है ना, ये जो आपका सबसे कॉमन टीका है, स्टीरॉयड, ठीक है, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन वो लगवाते हैं जाके, आपका डेकाड्रॉन, और उनको एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। फिर उनको आदत हो जाती है जाके ये लगवाने की, क्योंकि दे फील हैप्पी आफ्टर दैट, राइट?
तो थोड़ा सा आप ये बताइए, स्पेशली हमारे जो पेरिफेरीज के एरियाज़ में लोग हैं, एक तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, दूसरे कि ये जाके फ़ौरन टीका लगा के फ़ौरन सही होने वाला मर्ज़ सही नहीं होता। आपका मर्ज़ आहिस्ता, जैसे जितनी आहिस्ता आपको चढ़ा है उतनी ही आहिस्ता ख़त्म होगा। इसका जो है मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि एक जगह गन पड़ा हुआ है ठीक है। और उसके ऊपर आप चादर डालें, लोग कहे कि यार कमरा तो साफ़ है, मरज़ तो पीछे पड़ा होता है, आपने सिर्फ ये किया कि वो उसको छुपाया है। इस जो पेन है, जो आपको कमज़ोरी फील हो रही है, यानी पेन क्या है? पेन तो एक नियामत है ना, आपको बता रहे हैं इस जगह पे मसला हो रहा है, आपको मास्क मैसेज नहीं आया, करनी है आपने पेन। आपने उसको मास्क किया, आपने उसका पेन किलर दे दिया और उसको प्रॉपर जो है उसके पीछे नहीं गए कि उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसको प्रॉपर डायग्नोस करके उसकी तरफ जाए। इसलिए हमारे लोग जो है ये टीके लगा लगा के ना आखिर में कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के साथ जो है वो प्रेजेंट करते हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में। नहीं, बिल्कुल आपको ये जानना चाहिए कि खुदा ने भी कुरान पाक में भी कहा है कि मैं कॉन्स्टेंटली आपको साइंस देता हूँ, और आप में से अक्लमंद वही है जो उन साइंस को समझता है। तो खुदा जो है ना, बेसिकली उन्होंने मैकेनिज़्म ही ये बनाया है कि हमारा जिस्म जो है हमें बता रहा होता है दर्द के ज़रिए या कोई भी सोजिश के ज़रिए कि आपका मसला कहाँ है। वो बेसिकली हमसे बात कराए। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ और उसको आइडेंटिफाई करें और उसको उसी वक्त जो है वो ठीक कराएं। और ये ठीक कराने में ना दर्द का दूर होना, ये सोजिश का दूर होना फ़ौरन से मैजिक जो है वो बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जब आप कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं तो ना हड्डियां काम कर रही होती है, ना गुर्दा काम कर रहा होता है, और पूरी तरह चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के वाइंड अप के ऊपर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टच करिए ये जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, कि आपने इमरजेंसी जैसे ही आपको नज़र आता है तो किस तरह से पेशेंट को लेकर आना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कितनी जल्दी करनी है, कितना डिले नहीं करना, और कैसे सही सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन तो ये है कि आप जो भी पेशेंट आप समझ रहे हैं कि बेहोश हो गया है, इसका शुगर अनकंट्रोल्ड है, इसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, अगर आपने घर पे देख लिया कि अनकंट्रोल्ड है, तो इस तरह के मरीज़ जो होते हैं, किसी को झटके पड़ रहे हैं, किसी को मतलब आप फील हो रहा है कि लाग जा का पेशेंट है, टेटनस का पेशेंट है, या कोई भी इस तरह उल्टियाँ आ रही हो, खून की उल्टियाँ आ रही हो, तो वो ABC के हवाले से तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एज ए लेमैन क्या करना है। ठीक है। उसके फौरी बाद आपने उसको इमरजेंसी में ABC का मतलब होता है कि उसकी एयरवे, जहाँ से वो सांस ले रहा है, उसको आपने बिल्कुल फारिग रखना है, उसके मुंह से कोई चीज़ हटा लेनी है। ब्रीदिंग, कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, यहाँ पे कहीं पे टाइट क्लोथ्स तो नहीं है। सर्कुलेशन, मतलब उसकी खून की रवानी सही है, कहीं खून बह तो नहीं रहा। अगर बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही हो तो कैसे बांधना है, किससे बांधना है? प्रेशर बैंडेज, अगर आपके पास बहुत कुछ जोर भी की नहीं, किसी चीज़ से बांध कोई ले। भी कपड़ा उठा के या कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ब्लड का जो लॉस है उसको आपने कंट्रोल करना है। और नज़दीक के हॉस्पिटल में, और आजकल तो 1122 है, आप सीधा उसको फ़ोन करें। पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में शायद 112 पहुंच गया है, और वो ट्रेन है, यानी फर्स्ट एड के हवाले से वो ट्रेन है, सीधा हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। आज ख़ुद जो है बहुत से, यानी ख़ास तौर पे मैं एक मैसेज जो आप देखते हैं हमारे इलाकों में, जिसको इलेक्ट्रिक वो जो करंट लग जाता है, बेहोश होता है करंट की वजह से, स्पेशली बारिशों में तो आजकल बहुत ज़्यादा हाँ, तो उसको लोग जो है ना मिट्टी में दफनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके, क्यों? वो शायद उनका ये ख्याल है कि इससे करंट निकल जाएगा। अच्छा, तो वो नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, ना कोई इंडिकेशंस है, ना कोई मतलब। तो क्या करना चाहिए? एक तो आपको रबर के जूते पहन के जाना चाहिए, स्पेशली अगर कीचड़ में से जा रहे हैं, बारिश हो रही है, उधर से जाए। वो तो प्रिवेंशन की बात है। अगर इस तरह का हो जाता है, उसके लिए CPR है। ठीक है, मतलब आप उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे दे, चेस्ट का कंप्रेशन भी दे दे, यहाँ पे पल्स दे के, अगर आपको पल्स नहीं है। और आजकल एजुकेशन भी ज़्यादा है, लोग फेसबुक और ये यूट्यूब जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो BLS के लिए आप यूज़ करें, देख ले कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है। चेस्ट कंप्रेशन के साथ अगर आप सही चेस्ट कंप्रेशन करेंगे कार्डियक अरेस्ट की, तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर ज़रूर एक छोटी सी आप बात बताइए ताकि लोगों को पर्पस अपना समझ आए और वही डिप्रेशन से निकलें। एक आपने कहा कि हर 4 महीने बाद जाके आप खून का अतिया दें, खून जाके अगर आप डोनेट कर देते हैं या ऐसे किसी ग्रुप में ब्लड डोनेशन सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं जहाँ पे आप हमेशा रेडी हैं कि जिसको भी जहाँ पे भी आपके करीब खून की ज़रूरत है तो और आप ही के ग्रुप के साथ मैचिंग है तो आप जाके दें। साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें ताकि आप ना सिर्फ अपनी जान बल्कि किसी और की जान बचा सकें, एडिक्शन से, स्मोकिंग से,
से, बाकी तरह तरह की दवाइयों से आपने बिल्कुल दूर रहना, ये तो एक अच्छी बात थी। दूसरा आपने कहा कि आप सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल करें कि आप उसके ऊपर बजाय सिर्फ इधर उधर की फजूल टिकटॉक देखने के आप BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट सीखें, ताकि किसी को भी कहीं पे भी आप कभी भी जान बचा सके। जब हम बात करते हैं CPR की, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसका ये एयरवे को हाँ, खोलना उसका मतलब ये वाला पार्ट आपने इसको रिलीज करना है तो ऊपर करना है उसका मुंह, बिल्कुल इस तरह अगर कर लेंगे ना ठीक तो है, इसका मुंह खुला खुल जाता खोल है, जो जाता है। जो तो सांस थोड़ा की सा नाली पीछे है, करना है, ठीक है। लेकिन देखना ये होगा कि उसका नेक जो है वो हाँ। सबसे पहले ना BLS का ये उसूल है कि जहाँ पे पड़ा हुआ है हाँ, उधर से सेफ जगह पे, अगर उसको बिजली का ठीक है। करंट लगा हुआ है तो उसको उस साइड पे उधर से लाना, अगर हटा वो शीशे के ऊपर पड़ा हुआ है तो सेफ पे आना। ठीक है, फिर आपने उसको देखना है, उसको आवाज़ देनी कि उसका रिस्पांस क्या है। ठीक है, 5 अगर नहीं है, साथ में ABC यानी एयरवे ठीक आपने है। देखना है, उसकी हाँ। ब्रीथिंग देखना है, और साथ में फ़ोन उठाकर 112 को भी बुलाना। 1122, तो ठीक है। ये और 112 को बुलाने से पहले आपने अगर ठीक उसका पल्स नहीं है तो उसके चेस्ट कंप्रेशन आपने स्टार्ट करने हैं। ठीक है। 30 कंप्रेशन होते हैं और उसके साथ 2 आपने सांस देने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर फजल रबी। आपने सुना क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट से कि आज ही आप ये डिसाइड करिएगा कि आपने BLS को ज़रूर सीखना है, देखना है कि किस तरह से आप किसी की जान बचा सकते हैं, वाया ब्रीदिंग, वाया आपकी जो ये इस तरह से आपने चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन कहाँ करनी है, कितनी करनी है, उसकी बाकायदा डेमोन्स्ट्रेटेड वीडियोस शामिल है। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी जब आप खून का अतिया भी देंगे और साथ BLS के ज़रिए किसी की भी कहीं पे भी जान बचा सकेंगे, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी और चीज़ के। और जितनी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आपके सोल को होगी वो और किसी चीज़ से नहीं होती। और आज के एपिसोड से हमने ये भी सीखा कि खामखा एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर कभी अगर कोई बहुत बड़ी इन्फेक्शन आपको होगी तो वो फिर कोई भी एंटीबायोटिक फाइट नहीं कर पाएगी। तो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, किसी को भी खामखा एंटीबायोटिक्स मत दें। 1122 का नंबर हमेशा इन एक्सेस रखें, अपने ब्लड ग्रुप को जान के रखें और अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।